हाय एवरीवन। सो फाइनली आज सीए फाइनल के एग्जाम्स कंप्लीट हो गए और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स नवंबर 2022 का अटेम्प्ट्स देने वाले या फर्दर 2023 में अटेम्प्ट्स देने वाले तो उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कैसी तैयारी करनी चाहिए। यानी ओवरऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 अटेम्प्ट्स में आईसीए ने कहाँ से क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे ही नहीं है, तो उसका प्रॉपर हम एनालिसिस करेंगे। यानी पिछले 5 अटेम्प्ट का ओवरऑल मैंने पूरा एनालिसिस करना है यहाँ पर, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल सके और अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन कर सको। और साथ ही साथ मैं आगे गाइड करूंगा कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आप आराम से इजीली 70+ स्कोर कर सकते हो। कई सारे स्टूडेंट स्कोर करते हैं एंड एफआर स्कोरिंग भी, और ये आपको मदद भी करता है एग्रीगेशन बनाने पर। तो इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला पेपर है और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, ताकि पहला पेपर हमारा अच्छा जाए और ओवरऑल हमारे एग्जाम से पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ध्यान रहे, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप 70+ स्कोर कर सकते हो। तो चलिए अब ये हम क्या करेंगे, क्विकली एनालिसिस करेंगे कि कैसे कहाँ से आईसीए कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं और हमें कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 5 बड़े इंडेक्स है। दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडेक्स 110 कंसोलिडेशन, उसके अंदर इंडेक्स 27, इंडेक्स 28 वगैरह भी आ जाते हैं, और लीजेस इंडेक्स 116 और इंडेक्स 115 रेवेन्यू। तो मैंने एनालिसिस ये किया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से अगर आप देखोगे हमेशा क्वेश्चंस पूछा गया ही गया। आप हर पिछले 5 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी मई 2022 में 19 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2021 दिसंबर में 29 मार्क्स का क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, और मई 2021 19 मार्क्स, जनवरी 2021 भी 19 मार्क्स, हाँ नवंबर 2020 में कम मार्क्स आया। लेकिन अगर आप देखोगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हर बार अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, तो इसलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये इसका क्वेश्चंस आपको आराम से एवरेज 15 to 20 मार्क्स कम से कम आपको एग्जाम्स में दिखेगा। फिर इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन भी हर बार अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है। तो यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे प्रायोरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रायोरिटी है, बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रायोरिटी है, कंसोलिडेशन से कम पूछा गया, हालांकि इंडेक्स 103 से कभी वो पूछते हैं तो फिर कंसोलिडेशन से पूछते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन आता ही है जनरली, इधर वो इंडेक्स 103 से या फिर 110 से आए, एक बड़ा क्वेश्चन दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। फिर रेवेन्यू से हमेशा आपको क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं ट्रेंड 14, 10, 12, 12 और एक बार तो 22 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया 115 रेवेन्यू से। लीजेस से पूछते हैं हमेशा, पर इतना भी ज्यादा इसका वेटेज नहीं रहता है। शेयर बेस्ड पेमेंट से भी हाँ जनरली पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इन सबको इंपॉर्टेंट इंडेक्स माना कि हाँ चलिए यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एग्जाम में कवर करना ही करना है। लेकिन मैंने एक चीज क्या नोटिस किया कि ऐसे कोई भी इंडेक्स को नहीं छोड़ता है। अगर आप पिछले 5 अटेम्प्ट की बात करो ना, तो मैंने नोटिस किया कि आईसीए हर इंडेक्स से उसने क्वेश्चन पूछा है। आप कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, ए कैटेगरी का इंडेक्स उठा लीजिए, बी कैटेगरी का इंडेक्स उठा लीजिए या फिर सी कैटेगरी का इंडेक्स उठा लीजिए, आप जो भी कैटेगरी में उसे क्लासिफाई कर दीजिए। आप उससे कहिए कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर ये लेस इंपॉर्टेंट है, मायने नहीं रखता आईसीए के लिए। आईसीए सभी जगह से क्वेश्चन पूछते हैं। बस मैंने देखा पिछले 5 अटेम्प्ट में आईसीए ने सिर्फ ये 3 इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे, इसके अलावा हर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें इंडेक्स 16 को भी आप हटा सकते हो, क्योंकि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें इंडेक्स 16 का इंपैक्ट था, तो कहीं ना कहीं इसका भी क्वेश्चन पूछा गया है। बस इंडेक्स 24 और इंडेक्स 37 का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो क्या पता अगली अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल जाए इन दोनों के क्वेश्चन ही आ जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको पता है क्या करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं स्टैंडर्ड्स को। और वो क्या सोचते हैं, हम ए कैटेगरी बी कैटेगरी कर लेंगे, आराम से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लेंगे। और जब वो पेपर देने को जाते हैं उन्हें पता चलता है जिसको उसने इंपॉर्टेंट नहीं समझा वहीं से क्वेश्चंस आ गए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में आते हो। तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स तो आप घर से छोड़ के गए हो, तो वहां पर तो आपको ऐसे भी बनने वाले नहीं है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंडेक्स आपने कवर किया है पर आपको नहीं आता हो। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है। मैं अगर पूरा एनालिसिस आपको बताऊं, मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको इस एनालिसिस से पता चलेगा कि कोई भी इंडेक्स आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तब आप डेफिनेटली आप ऐसा कुछ करोगे काम जहां पर आपका कुछ कुछ इंडेक्स छूटेगा। पर अगर आप अभी से स्ट्रेटेजी रखते हो पढ़ाई की प्रॉपर तरीके से, तो आप सारे इंडेक्स को इजीली कवर कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको ये गाइड करूंगा कि कौन से इंडेक्स आपको पहले करने चाहिए,
कौन से इंडेक्स आपको बाद में करने चाहिए, वो स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो, क्योंकि जो बड़े इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, और जो छोटे इंडेक्स है वो एग्जाम ओरिएंटेड बाद में भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी गलत नहीं है। पर इंडेक्स को छोड़ के जाना ये आपका सबसे बड़ा गलत डिसीजन होगा, क्योंकि सोचिए ना, आपने 3-4 इंडेक्स छोड़ दिए और उसी 3-4 इंडेक्स से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 20 मार्क्स अगर आपका एग्जाम में छूट जाता है तो जहां 70 आना चाहिए वहां 50 आएगा, जहां 60 आना चाहिए वहां 40 आएगा, जहां 55 आ जाए वहां पर 35 आप फेल हो जाओगे। तो 20 मार्क्स क्या, 10 मार्क्स भी मायने रखते, इवन सिंगल मार्क्स भी मायने रखता है सीए फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर आप इससे ये समझिए कि यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर क्लासीफाई किस तरीके से किया कि ये इंडेक्स से जनरली ऊपर के जो इंडेक्स है, इसे जनरली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो इंडेक्स है, इससे ज्यादातर आईसीएन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, जैसे इंडेक्स 33 इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स 21 भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स 134 108 से भी कई बार आईसीएन ने क्वेश्चन पूछा है, कई बार आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है आउट ऑफ 5 कितने बार आईसीएन ने क्वेश्चन पूछे। हाँ, यहाँ पर इन सब का रिपीटेशन होता है, यानी कभी इंडेक्स 19 से पूछ लेता है कोई अटेम्प्ट में, तो कोई अटेम्प्ट में वो इंडेक्स 7 का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप यहाँ पर क्लासीफाई नहीं कर सकते कि कौन सा इंडेक्स आपको करके जाना है और कौन सा इंडेक्स आपको छोड़ के जाना है। इससे आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि आईसीए हर इंडेक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। वो गई बीकॉम की बात नहीं, यहाँ पर 10th या बीकॉम की आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ ही कवर करने जाना है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये आईसीए कह रहा है, ये आईसीए का पास्ट ट्रेंड हमें कह रहा है कि आप कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी मेरा कहना ये कि आपको क्या करना चाहिए, पहले प्रायोरिटी आपको बड़े इंडेक्स को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ा इंडेक्स टाइम टेकिंग होता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करना होता है, तो पहले इनको सल्टा लीजिए अच्छी तरीके से। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 103 110 आपको एक साथ ही पढ़ना होता है ये, फिर 115 रेवेन्यू, 116 लीजेस, सर्विस पेमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इन इंडेक्स को पहले कंप्लीट कर लीजिए। ये कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद आप कैटेगरी भी, आप बोलोगे सर आप कैटेगरी में क्यों जा रहे हो, सारे तो पढ़ने, हाँ सारे ही पढ़ने, कुछ भी छोड़ नहीं सकते आप यहाँ पर, लेकिन आपको किस ऑर्डर में पढ़ने वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले इस ऑर्डर में ये सारे आपने खत्म कर लिए इंडेक्स, इसके बाद आपको ये सारे इंडेक्स खत्म कर लेना चाहिए। ज्यादातर इंडेक्स में इतना ज्यादा लिंकेज नहीं, आप कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर कैटेगरी बी में आप देख सकते हो इंडेक्स 33 21, इंडेक्स 16 को भी मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ पहले पूछा नहीं गया ज्यादा, अगली बार आपके एग्जाम में दिख जाएगा, है ना, तो आप इसे भी पढ़ाई करोगे अब। तो ये सारे इंडेक्स अब इसी ऑर्डर में पढ़ते रहेगा और आपको सभी चीजें ही कवर करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये तो समझ में आ गया, आईसीए हमसे ये चाहता है कि हम सभी कुछ पढ़ाई करें, हम कुछ भी छोड़ के ना जाए, तो हम कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा अल्टीमेटली एग्जाम्स में हम लायक बन जाए कि हम अच्छा स्कोर कर सके। तो देखिए सबसे पहला पार्ट रहता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, और वो कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन वगैरह में चले जाते हैं, और एग्जाम में वो चीज आपको फील होगा। अगर आईसीए ने थोड़ा सा भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, थोड़ा सा भी ट्विस्ट दे दिया, और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लैक कर रही है, तो आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए इंडेक्स, हर इंडेक्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मस्ट है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हर इंडेक्स का होना चाहिए, खासकर जो इंपॉर्टेंट बड़े इंडेक्स है उसका तो होना ही पड़ेगा आपको। अब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सर हमने ले लिया अच्छे तरीके से, अब क्या करें, इसके बाद आपको ऑल एसएम क्वेश्चंस कवर करने, आईसीए के एसएम के क्वेश्चंस कवर करने, और हमारे क्वेश्चन बैंक में भी सारे एसएम के क्वेश्चंस है, इवन उसी ऑर्डर में हमने रखा है जिस ऑर्डर में लेटेस्ट एसएम में क्वेश्चंस है। तो सारे एसएम के क्वेश्चंस आपको कवर करने होंगे, और जिसके अंदर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। हाँ, जो थ्योरी क्वेश्चन है आप उसे मार्क कर सकते हो अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, मार्किंग वगैरह कर सकते हो, वो अलग बात है, अब प्रैक्टिस नहीं करने से चलेगा, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर से करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने से पहले भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया फिर हम पेन चला रहे, आप तो आधी चीज याद कर रहे हो, फिर वो चीज नहीं, क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपर्ली और ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लैक करी तो फिर आपको लेक्चर्स लेनी होंगी, किसी भी फैकल्टीज जो आपको सूट करता है उस फैकल्टीज का आपको लेक्चर्स लेनी चाहिए। पर हाँ, उसी फैकल्टीज के पास जाइए, कोई भी हो, जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, क्योंकि टीचर का काम ही होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए।
बाकी काम तो आपका है, एग्जाम तो आपको देना है ना, पढ़ाई आपको करना है। टीचर का काम ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ाए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद से बढ़ने में टाइम लेती है जनरली, तो टीचर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को गेन करने पर। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके एसएम के क्वेश्चन सारे कवर होने चाहिए। अब सर हमने ये भी कवर कर लिया और इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे, इसके बाद क्या? इसके बाद थर्ड में आता है आरटीपी एमटीपी। आरटीपी एमटीपी आप मतलब रिवर्स ऑर्डर में जाइए, रिसेंट आरटीपीस को पहले कीजिए एंड उसके बाद पिछले आरटीपीस को भी आप कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन बैंक में आरटीपी एमटीपी के भी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पर इंक्लूडेड है और हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक भी अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी रिसेंट वाले जो आरटीपी एमटीपी उसके भी क्वेश्चन उसमें इंसर्ट कर देंगे। तो वो एक सिंगल क्वेश्चन बैंक आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा और कोशिश रहेगी वो क्वेश्चन बैंक आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दे हम लेटेस्ट वाला। तो टेलीग्राम में जुड़े हुए रहिए, जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सर अब ये भी कर ली, अब क्या करना है? अब इसके बाद अगर टाइम मिले तो 5 पेपर्स के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, पर मैं इसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता 5 पेपर्स के क्वेश्चन, क्योंकि जनरली 5 पेपर्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एसएम या आरटीपी एमटीपी की क्वेश्चन ही। कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी है और 5 पेपर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हमने अपने क्वेश्चन बैंक में कवर कर रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आप कवर कर लो और ये सारे क्वेश्चंस आपको हमारे क्वेश्चन बैंक में दिख जाएंगे, और जरूरी नहीं हमारे क्वेश्चन बैंक को रेफर करना, आप स्टडी मटेरियल आईसी का भी रेफर कर सकते हो, आरटीपी एमटीपी सब अलग से रेफर कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, आपको इतना काम तो करना ही होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, तब जाके आपके 70+ आराम से आ जाएंगे, इवन 80+ भी आ जाए, क्या पता। सो हमने अंडरस्टैंडिंग लिया कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, एंड सारे इंडेक्स ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने समझा। अराउंड 32-33 टोटल चैप्टर्स है, ये सारे ही चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूर से रखिएगा, ताकि एग्जाम में अगर थोड़ा सा डिफरेंट पेपर भी आए तो आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर सको। एंड साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं यहाँ पर। और किसी का अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लैक करता है, यानी किसी को लगता है कि हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो हमारे कोर्सेज को भी वो एनरोल कर सकते हैं। जिसको लैपटॉप वगैरह में देखना है वो वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और जिसको मोबाइल ऐप में देखना है वो हमारा मोबाइल ऐप जगाते डिजिटल एजुकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से भी कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। जिसके अंदर कोर्सेज हमारी ये रहती है कि सारे जो भी कंसेप्ट है उसका लॉजिक के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग दिया जाए, ताकि आपको अल्टीमेटली लगे कि हाँ एफआर में जो भी प्रोविजंस आए उसका मतलब बिहाइंड द लॉजिक क्या है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग जब आपको मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ जिसने फ्रेम किया है उस इंडेक्स को उसने भी कुछ सोच समझ के, वो भी हमारी तरह इंसान है और उसने कुछ सोच समझ के ही इंडेक्स को फ्रेम किया है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बन रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बने और यूनिफॉर्म रहे सभी एंटिटीज के लिए। तो यहाँ पर कोशिश रहती है कि पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको दिया जा सके, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से विद लॉजिक हम सॉल्व करते हैं, ताकि एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा इजी लगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिला यहाँ पर कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये तो आपको समझ में आ गया। और क्या क्या प्रिपेयर करना है, एबीसी कैटेगरी में मत जाइएगा। आप एबीसी कैटेगरी को उस हद तक फॉलो कर सकते हो जहां पर आप सीक्वेंस एक बनाना चाहते हो, एक ऑर्डर बनाना चाहते हो, वहां पर ठीक है, लेकिन आप कोई भी इंडेक्स एग्जाम के लिए छोड़ नहीं सकते। अगर आप इंडेक्स एग्जाम के लिए छोड़ रहे हो तो डेट मीन्स आपने पहले से ही रिस्क ले लिया है और आपने सारा का सारा खेल आईसीए पे छोड़ दिया और आईसीए माहिर है आपको घुमाने पे। तो इसलिए अभी से आप प्रिपेयर हो जाइए, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए और कोशिश रखिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला पेपर को आप एकदम अच्छी तरीके से कवर करो, अंडरस्टैंडिंग लो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और एग्जाम अच्छा करो। चलिए, थैंक यू सो मच।